पीसीएस मंथन के एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्व में मध्यकालीन भारत को समाप्त कर चुके हैं। अब हमारा आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें कुल 12 टेस्ट आपको दिए जाएंगे और सप्ताह भर की योजना आपको त्याग बैच में पहले ही टेलीग्राम पे उपलब्ध कर दी जाती है। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस मंथन को अब ज्वाइन करें और उस पर बैच को ज्वाइन करें। तो प्रतिदिन आपको एक शाम को टेस्ट दिया जाता है जिसे आप अटेम्प्ट करते हैं और जिसकी व्याख्या मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो आज हमारा टेस्ट नंबर जो है 49 है, यानी कि 49वां टेस्ट है और है ये किसमें से 90 से। तो जिसकी व्याख्या लेकर हम आपके लिए हैं। तो आधुनिक भारत से आज पहला टेस्ट हमारा जो है वो इस प्रकार से रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। बक्सर युद्ध के बारे में कहा गया है कि जो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसके संदर्भ में बोला है कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, तो आप देखते हैं कि यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देना तय हुआ था। तो आपको तय करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जहां 4700 ने 7000 को दौड़ा दौड़ा के पीटा था बक्सर में। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट कौन सा सही है? तीसरा सही है। तो अगर हम बात करें कि सही नहीं है तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। ये देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया। इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देना तय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी कि जो मेन कारण क्या थे कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो बैटलशिप्स हो रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं, नवाबों ने कंपनी में व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी। यानी कि जो कंपनी व्यापार करेगी बंगाल में तो उसमें क्या देना होगा? नजराना। नवाबों ने कंपनी के सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। और बोला कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो बताइए, 1 सही है या 2 सही है? ठीक, यानी कि अगर आप देखेंगे, सॉरी, हाँ रुक जाओ भाई, हाँ, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी। इज दैट करेक्ट आंसर? नवाबों ने कंपनी के सिक्के ढालने को तो दिया परंतु कंपनी के किलेबंदी को रोक लगा दिया। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। पूछा कौन सा सही है तो स्टेटमेंट केवल 1 ठीक होता है। यहां से आगे बढ़े, कुछ पॉइंट अगर मिले तो नोट करते जाइए साथ साथ में। देखिए, बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से नजराने की मांग की थी कि हमें नजराना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे वो सरदोषमुखी और चौथ था। उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और ना ही उनको किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी कि जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया जा रहा है वो किलेबंदी नहीं करोगे और प्लस आप अपने सिक्के नहीं चलाओगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील लिखी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व की वसूली कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये बातें थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के नवाब हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्रम सही बैठेगा कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन और उसके बाद में कौन है? तो ध्यान देना, अगर आप सही से देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? मुर्शिद कुली खां आएगा, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां और फिर अली वर्दी खां। ठीक, तो ये इनकी जो क्रोनोलॉजी है, इन क्रोनोलॉजी को याद रखना कि किसके बाद कौन आता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आता है, फिर सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, मीर जाफर और उसके बाद में अंतिम होता है मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। वेरी गुड, 1764 की बात भी चल रही है। बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से, कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों पे विचार कीजिए।
कौन सा स्टेटमेंट आपका अकॉर्डिंग होगा? लगाइए थोड़ा सा दिमाग। केवल एक होगा या दो होंगे या एक दो दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है? जब इस पर विचार करेंगे तो ये वाली बात गलत हो जाती है। क्यों? बंगाल के नवाब ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। दूसरा वाला सही है कि दीवानी जो अधिकार मिल जाएंगे। आंसर होगा आपका 2। ठीक, आइए। हाँ, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। ये इलाहाबाद की संधि कहते हैं इसे, जो हुई थी। राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। उस समय कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी होती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। देखिए कितना ज़बरदस्त है कि प्लासी के युद्ध के बाद एक संधि होती है, उसके बाद में फिर एक बक्सर के युद्ध के बाद दोनों संधि होती हैं। तो पहले में बंगाल मिल जाता, दूसरे में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। तो यहीं से लो, यहीं से खरीदो और वापस कहाँ ब्रिटेन भेजो, फिर वहाँ रिकन्स्ट्रक्ट करो, वापस इंडिया भेजो और यहाँ पर सेल आउट करो, यानी कि डबल प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोपीय कंपनी को आगमन है और प्रथम फैक्ट्री किसने कहाँ कहाँ लगाई? ठीक, देखिए तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? वो पुर्तगाली पहली फैक्ट्री लगाते हैं कोच्चि में, डच पहली लगाते हैं मछलीपट्टनम में, फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाई और डेनिस ने त्रावणकोर में लगाई। तो कोई मगजमारी की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मिला हुआ है, 1 2 3 है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। असेंबलिंग का क्वेश्चन है, इसको नोट करना, ठीक है। चलिए, डेनिस त्रावणकोर है, फ्रांसीसी सूरत है, डच मछलीपट्टनम है, ठीक है, और पुर्तगाली कोच्चि में है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों को व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा? यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जो भारत आया था? भारत देखिए जहांगीर के समय 2 लोग आते हैं, कंपनी का प्रतिनिधि अलग होता है और ब्रिटेन के राजा का दूत अलग होता है और एक और अलग से आता है स्वतंत्र रूप से। तो 3 जो है विदेशी यात्री आते हैं। मुगल काल में हम चर्चा कर चुके थे। तो कैप्टन हॉकिंस भी आते हैं और टॉमस रो भी आता है, ठीक। तो इसमें आप देखें तो इसका आंसर ये है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो कंपनी का, लेकिन ब्रिटेन के राजा का टॉमस रो, ये मुलाकात करता है कहाँ पे? अजमेर में जाकर के, और जहांगीर को मना लेता है कहीं ना कहीं संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार के लिए। तो आंसर क्या होगा? टॉमस रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम से जाना जाता है, ठीक। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की ओर जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता हो, सिर्फ इनके कर्मचारी वगैरह सब रहते थे, वही था। इस छूट से अंग्रेज इस छूट से क्या थे? असंतुष्ट थे, यानी संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने 1615 में सर टॉमस रो, जिसको सर टॉमस रो को भेजते हैं। कब? 1615 में। और ये कब आता है? 1599 में। हॉकिंस, ये कंपनी ने भेजा है, ठीक। टॉमस रो मुगल साम्राज्य से सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार करने वाला शाही फरमान जारी करने में सफल रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आप ध्यान देना, ये दोनों ही कथन सही नहीं है। क्यों? बंबई फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। पहली फैक्ट्री दक्षिण में कोच्चि में नहीं डाली थी, और पूछा क्या? नहीं। तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं। आइए, जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी, नाम था उसका कैथरीन वेगांजा से विवाह किया, तो पुर्तगालियों ने क्या किया? बंबई दहेज में दे दिया। बंबई वासियों को पता ही नहीं था कि वो दहेज में दे दिए गए हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611, डेट याद रखनी है यहां से, कब? मछलीपट्टनम में 1611 में खोली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो ध्यान देना, ब्रिटिश सत्ता का जो आरंभ है वो 1757, ठीक, और ऐसा माना जाता है कब होगा ये? 1757। और इसी के ठीक 100 साल बाद एक युद्ध होगा जाके, कब? युद्ध का विद्रोह होता है कब? 1857। तो अंग्रेज कंपनी जो है यहां से स्थापित होती है और कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हो जाता है? 1757। क्यों? तब वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाएगा 1858 में भारत, यानी 100 साल तक। और स्टार्टिंग कहां से होगी? प्लासी के युद्ध से होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध से माना जाता है, इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक, सिराजुद्दौला याद रखना, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, उसके कुछ कारण हैं। कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा। और बोले इनमें से कौन से कथन हैं जो कारण हैं, यानी कि कौन से कारण हैं जिस कारण दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ? तो उपरोक्त जो है ये तीनों ही कारण हैं, यानी कि तीनों ही सही हैं। कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी कर दी इन्होंने, कलकत्ता में आने वाला जो यूरोपीय माल था उस पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया, और प्लस सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार अंग्रेजी की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया गया था। कथन कारण का क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी सिराजुद्दौला के ऊपर। कथन कारण दोनों हैं, क्योंकि लगा करके बैठा लेंगे तो जिग पूरा का पूरा बैठा है, इसलिए ए होगा, ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का, यानी कि औरंगजेब क्या करता है? अंग्रेजों को खदेड़ता है, जबकि कौन खदेड़ता था? औरंगजेब अंग्रेजों को, और अकबर ने जैसे पुर्तगालियों को खदेड़ा था। उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण पूछा हुआ है। अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबार के षड्यंत्र में शामिल होना, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा, अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण। तो देखिए मराठों के साथ में चल रहा था विवाद किसका? औरंगजेब का, ठीक, तो ये भी कारण हो सकता है। हुगली एक बंदरगाह है और मुगल राज्य में षड्यंत्र तो चलते ही थे दरबारों में, और अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ में क्या था? संघर्ष था। यानी कि अब आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी कि जो तत्कालिक कारण हो उस पर विचार करना। तो तत्कालिक कारण जो था वो क्या था? तीसरा वाला है, यानी कि हुगली को इन्होंने तहस नहस कर दिया था, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने तथा राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के संसाधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। इस युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी जो बीमारियों का गढ़ था, ठीक। निकाला किसने था? औरंगजेब ने। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो गया? निर्विवाद अधिकार प्लासी के बाद। तो प्लासी के बाद आप देखते हो तो किस किस पे मिल जाएगा इनको? तो दो ही पे मिलता है। किस पे मिलता है? एक तो मिलता है बंगाल पर और दूसरा मिलता है उड़ीसा पर। लेकिन बक्सर के बाद में आप देखेंगे तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी प्राप्त होती है, ठीक। और अभी इन दो पर मिलता, तो आंसर क्या होगा आपका? प्लासी के बाद में ये वाला होगा, 1 और 2, ठीक। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन में उड़ीसा है नहीं, से मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिला। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली, यानी कंपनी को जमींदारी भी मिली कहाँ की?
24 परगना कहाँ पर है? कलकत्ता के निकट है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज, 2 किले बनाते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं और फोर्ट विलियम कलकत्ता में और सेंट जॉर्ज चेन्नई, ठीक है, मद्रास। तो पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना, अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता था, कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा आपका 1 कि पहला वाला गलत है। ठीक, ये देखिए 16वीं 17वीं सदी में कंपनी की कोई भी फैक्ट्री का एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था। इस प्रकार पहला कथन क्या है? सत्य नहीं है। 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया। राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उनका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि मद्रास बंदरगाह से जो भी चुंगी प्राप्त करोगे उसका आधा भाग राजा को जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, जिसका नाम क्या रखा? सेंट फोर्ट जॉर्ज। आइए, इलाहाबाद की संधि 1765 के संदर्भ में कुछ कथन है और इन कथनों पर विचार करना है। बात हो रही किसकी? इलाहाबाद की संधि की। ठीक, तो कह रहा है इलाहाबाद की प्रथम संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, किसकी बात चल रही है? प्रथम संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देनी पड़ी। अच्छा भाई, बात समझ में नहीं आई कि जब संधि हो रही शुजाउद्दौला के मध्य में, तो शाह आलम द्वितीय को क्यों देनी पड़ रही है तीनों की दीवानी? ठीक, तो पहला कथन तो आपका क्या हो जाता भाई? रॉन्ग है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और इसके अनुसार अवध के कड़ा और मानिकपुर जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। कौन से कथन सही हैं? दूसरी होती है शुजाउद्दौला के साथ और पहली होती है किसके साथ में? शाह आलम के साथ में होती है कौन सी? पहली। और शुजाउद्दौला के साथ में होती है कौन सी? दूसरी। 2 इलाहाबाद संधि होती है। यानी कि कथन कौन से सही हैं? तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव, ध्यान देना इसको, नाम याद रखना, कब हुई है? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। मुगल बादशाह ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक कितना? 36 लाख रुपए बदले में देगी, किसके? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए 36 लाख रुपए वार्षिक तय हुआ। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 12 अगस्त, वो 16 अगस्त, पहली कब होती है? 12 अगस्त को, दूसरी कब है? 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि की थी, जिसमें क्या था? नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया, दिए नहीं दिए अलग बात है। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह की पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। तो ध्यान देना, कौन सा? बनारस और गाजीपुर की क्या थी? जागीर किसे दी गई? राजा बलवंत सिंह को। इलाहाबाद और कड़ा कहाँ से? अवध से लेकर किसे दिए? मुगल बादशाह को। और बदले में शुजाउद्दौला को क्या देना? शुजाउद्दौला को क्या देना पड़ा? 50 लाख रुपए। तो ये दूसरी वाली संधि थी। चाहो तो दोनों को पॉइंट आउट नोट कर लेना आप। अब दिया है यूरोपीय कंपनियों से संबंध व्यक्ति थे और उनकी विशेषता क्या थी। तो देखिए इन पर विचार कीजिए। फ्रैंको मार्टिन, गैरोल्ड अंगियार, जॉन मिल्टन हॉल और जॉब चार्नॉक। ठीक, अब बोला है कि इनसे संबंधित क्या थी। तो कह रहा पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक, और बोला बंबई का वास्तविक संस्थापक, और बोला भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक, और कलकत्ता
का वास्तविक संस्थापक, तो ध्यान देना कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक है कौन? जॉब चार्नक। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जो था नागरिक वो जॉन मिल्टन हॉल था। बम्बई के जो संस्थापक बोले जाते हैं वो गैरल्ड डोंगियर, और फ्रैंकलिन मार्टिन जो है वो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है। आइए देखिए, नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। सन 1734 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। 1717 के फरुखशियर के फरमान के तहत अंग्रेजों को बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दी। और बोला कथन कौन सा सही है, तो यहाँ पर ये जो डेट है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, इसलिए कथन ये वाला गलत है, दूसरा वाला कथन सही है। तो सही है केवल 2। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, 1734 नहीं था, 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और बोले कि भारत के साथ न सिर्फ ईस्ट इंडिया बल्कि ब्रिटेन की सभी जनता जो है वो क्या कर सकती है, समूची प्रजा व्यापार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1737 में घटी, जब जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मुगल बादशाह फारुखशियर के दरबार में गए। और फारुखशियर ने क्या किया था, बीमार था बेचारा, हैमिल्टन उसमें एक क्या था, डॉक्टर था। ख्वाजा सोहुर्द अर्मेनिया का क्या था, दुभाषिया शामिल था, उनके साथ में ही था ब्रिटिश दूतमंडल के। एक भयानक बीमारी थी इसे, तो सर्जन हैमिल्टन जो डॉक्टर था बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फारुखशियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी कर दिए और बोले कि इसे गोल्डन फरमान कहते हैं। ठीक है, बहुत ही घृणित कार था ये। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उनके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का भी अधिकार मिल गया। ठीक, इसलिए घृणित कायर था ये फारुखशियर, यूं ही नहीं कहा जाता। फारुखशियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी को टैक्स फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को निम्नलिखित में से किस युद्ध में और पराजय का सामना करना पड़ा था? यानी बक्सर के युद्ध में तो हारा ही हारा था, और बोला क्या, करवा के युद्ध में, गिरिया के युद्ध में और उधौनला के युद्ध में भी पराजित किया था। ऑफकोर्स किया था। मीर कासिम जो है सिर्फ एक बार नहीं, अंग्रेजों से कितनी बार हारा है? 4 बार हारा है, बक्सर को मिला के। 3 में यहां हारता है, 3 युद्ध यहां हारता है, और चौथा हारता है कौन सा? बक्सर का। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखो तो ये युद्ध हार जाता है। देखिए, जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अतपस्त पराजित हो गया। करवा के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया था। परिणाम स्वरूप कासिम ने मुंगेर छोड़कर कहाँ भाग गया? पटना में शरण ली थी। देखिए, 1763 में हुए पटना हत्याकांड, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे, न मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। और बक्सर से पूर्व मीर कासिम को 3 युद्ध थे, जैसे करवा का युद्ध 1763, भूमिका बन रही है धीरे धीरे 64 की, 63 में होता है, ये सितंबर 1763 में हो जाता है, और ये 1763 में हो जाता है अप्रैल के लमसम में। फिर जाकर के 20 जून 1764 को जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बक्सर का। आइए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 1612 में अंग्रेजी कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। फरवरी 1613 के एक शाही फरमान के मुताबिक अंग्रेजों ने टॉमस एल्वर्थ के अधीन सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। और बोले कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है आपका, सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। पूछा क्या है आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो हम आंसर के जाएंगे किधर? डी की ओर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, बोथ आर द करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल से मिलकर सूरत के व्यापारियों के प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने अंग्रेजों के 2 जहाज जो है वो वहीं रहने दिए। 1612 में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से
अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की गई थी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, अगर याद रखना किसके नेतृत्व में, तो किसके अधीन, तो टॉमस एडवर्थ। असत्य कथन का चयन करना है आपको यहाँ से। स्टेटमेंट इनमें से कौन सा रॉन्ग है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। बात बिल्कुल सही है जी। सर टॉमस रो 10 जनवरी 1600 को आगरा में जहांगीर के दरबार में आया? नहीं, आगरा में नहीं आया था। कहाँ आया था? अजमेर। ठीक। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम, अभी अभी हमने देखा था 1611 में दक्षिण में पहला कारखाना मछलीपट्टनम, बिल्कुल सही बात है। 1639 में फ्रांसीसी डी ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पे लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। यानी कि अगर दूसरे वाले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आगरा नहीं था, ये जगह कौन सी होगी? ये जगह होगी अजमेर। तो अन्य तीनों सही हैं। जो असत्य कथन है वो बी वाला है। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक, टॉमस रो। कथन कारण का क्वेश्चन है। मीर जाफर ने डच लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इस षड्यंत्र को नवंबर 1759 में लड़े वेदारा के युद्ध में डचों को परास्त करके विफल कर दिया था। क्योंकि अगर लगाओगे, मीर जाफर ने डच लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा डच लोगों के साथ में, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। और बात कर रहे हैं इधर क्या? रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था, इस षड्यंत्र को नवंबर 1759 में लड़े गए बेदारा के युद्ध में डचों को परास्त करके विफल कर दिया। यानी बेदारा का युद्ध होता है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि ए आर सही की व्याख्या नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आंसर होगा बी। कथन दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है। डुप्ले के संदर्भ में देखें। ठीक, आइए, और बताना है कौन सा सही है। उसने फारस की खाड़ी चीन एवं तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए बातचीत आरंभ की। डुप्ले कार्यकुशल सैनिक नहीं था। वह अपने समकालीनों में, जिसमें कौन था? लॉर्ड क्लाइव हैं, लॉरेंस है और डाल्टन से, इस क्षेत्र में कमजोर था। किसके बारे में बात हो रही? डुप्ले के बारे में बात हो रही। तो कहीं ना कहीं देखते हैं दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? सही हैं। ठीक, एक लीडर नहीं था, ठीक, डुप्ले, नहीं तो पौंडीचेरी हाथ से ही नहीं जाता। डुप्ले की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह कार्यकुशल नहीं था, वह एक सैनिक नहीं था। वह अभियान की योजना बना सकता था, अपने अधीनस्थ लोगों को यह सुझाव दे सकता था कि कैसे कार्य पूरा किया जाए, परंतु वह युद्ध में स्वयं को लीडरशिप के रूप में नहीं भेज सकता था। इस क्षेत्र में वह लॉरेंस क्लाइव अथवा डाल्टन से कम था। 1752 और 53 में उसने पौंडीचेरी को पुनः प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रयत्न किए और असफल रहा, क्योंकि उसके कमांडर मस्यू लॉ तथा मानवीय उसकी योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहे। तो डुप्ले को यहाँ पे वापस बुला लेते हैं। वो लोग कहते काम करो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, वापस आ जाओ। मीर कासिम तथा कलकत्ता काउंसिल के बीच 27 सितंबर 1760 को एक संधि होती है, जिसके विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ध्यान देना, किसके? मीर कासिम है और काउंसिल ऑफ कोलकाता है, और बताना है सत्य नहीं है। मीर कासिम कंपनी के भिन्न मित्र तथा शत्रुओं को अपना मित्र शत्रु मानेगा। बिल्कुल सही। मेरा जो शत्रु है वो तुम्हारा शत्रु होगा, जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त होगा। तो पहली बात तो आपकी बिल्कुल फिट है। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का पूरा भाग होगा। जो सिलहट में चूने का व्यापार है, क्या कंपनी का पूरा भाग होगा? मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। यानी दक्षिण में अभियान लेके कौन जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 5 लाख रुपए खर्चे के रूप में कौन देगा? मीर कासिम देगा। क्या संधि है भाई? मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान और मिदनापुर तथा चटगांव जिले, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले देना स्वीकार किया। बताइए कौन कौन सी बात सही नहीं है? तो ध्यान देना, दूसरा वाला गलत होगा। पूरा भाग नहीं बल्कि 1/2 भाग पर सहमति बनी थी। ठीक, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी, हाँ देखिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी के संदर्भ में ब्लैक होल की बहुचर्चित घटना 20 जून 1765 को हुई, जिसका उल्लेख J.Z. हॉलवेल ने किया। ये इतिहासकार था हॉलवेल। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक स्याह उल मुतखैरीन, यानी कि गुलाम हुसैन की एक बुक है, गुलाम हुसैन की बुक है, उसका नाम क्या है, शियार उल मुतखैरीन में इस घटना का जिक्र किया है? नहीं किया है भाई। ठीक, और ये क्या 20 जून 1765 को हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ठीक, तो यानी कि आपका पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा? दूसरा। ठीक, आइए क्या घटना थी तो ध्यान रखना। युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को, जिसमें स्त्रियां बालक भी सम्मिलित थे, एक कक्ष में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़े इस कमरे में कितने बंद किए थे? 146। और जब दूसरे दिन खोला, 20 जून की रात को बंद किए, और जब खोला तो कितने बचे थे? 23। और इतिहासकार जो हॉलवेल है वो बचने वालों में से एक माना जाता है, कि वो भी 23 जो बचे थे उनमें से एक था। तो लोग कहते हैं कि जो जलियांवाला बाग है उसका जो नरसंहार होता है 13 अप्रैल 1919 को, वो कहीं ना कहीं इसका एक बदला था। अब देखते हैं, आम बात है, लोग अपना कौन कैसे कनेक्ट करके देखता है, लेकिन जो काल कोठरी की घटना थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, वो यही है। सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था तथा इस कथा के रचयिता माने जाते हैं, ने इस घटना में मरने वालों के नाम नहीं दिए। इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया गया तथा समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक स्याह उल मुतखैरीन में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1691 में हुगली में शाह सुजा की अनुमति से बनाई। शाह सुजा ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने अनुमति 3000 रुपये प्रति माह के मूल्य पे दे दी। बोले कौन से वेतन, जो कौन से कथन हैं वो सही हैं? तो सही वाले में अगर हम जाते हैं यानी कि बात किसकी चल रही है? शाह सुजा की चल रही है। पहली कोठी 1691 में हुगली में शाह सुजा की अनुमति से। तो भैया, और पूछा है सही कौन से हैं, तो ध्यान देना, ना तो एक है और ना ही दो है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। वो क्यों है? आइए, दोनों कथन असत्य। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ना कि 91 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सुजा की अनुमति से, यानी डेट गलत थी। उसी वर्ष एक राजवंश की एक स्त्री की डॉक्टर वोटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को, हाँ ठीक है, उस पर राज परिवार की एक स्त्री थी और डॉक्टर वोटन थे, उन्होंने क्या कर दिया? उसका ऑपरेशन कर दिया। ऐसा माना जाता कि मोतियाबिंद का था, तो वो कर दिया। तो अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी दे दी। सुमेलित कीजिए, ठीक, कि सूरत में फैक्ट्री कब बनेगी, मछलीपट्टनम में कब बनेगी? तो एक चीज़ तो पता है कि मछलीपट्टनम तो अभी आप देख चुके हैं 1611 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1611 है। उसके बाद में देखते हैं पटना 32 हो जाता है, पूर्वी तट 1663 है और सूरत जो है 1633 है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर अरेंजमेंट से आप लगाएंगे तो उसके बाद में जो आपका विकल्प बनेगा वो ये बन जाएंगे। देखिए, मछलीपट्टनम 1611 है, सूरत 1613 है, पटना 1632 और पूर्वी तट 1633 है। ठीक, तो ये इनकी फैक्ट्रियां हैं, कब कब कौन कौन सी स्थापित हैं। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। डॉन हेनरिक ने अफ्रीका के दक्षिण स्थित उत्तरी उत्तमांसा अंतरीप तक की यात्रा की थी, इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। और डॉन हेनरिक ने अफ्रीका के दक्षिणी स्थित उत्तमांसा अंतरीप तक यात्रा की थी। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और पूछ रहा है असत्य पर विचार करें,
तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि उसने यात्रा नहीं की थी, ये किसी और ने की थी। ठीक है, तो इसलिए आंसर है 1, 2। ठीक। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी अभिरुचि थी, इसी कारण उसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया। उसने दिक्सूचक यंत्र यानी जो कंपास है, कुतुबनुमा तथा नक्षत्र यंत्र एस्ट्रोलैब के आधार पर गणनाएं करके कई तालिकाएं बनाई थी तथा सारणियां बनाई। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमियो डिजाइस ने अफ्रीका के उत्तर स्थित उत्तरी मीमांसा कोप ऑफ गुड हेप की यात्रा की थी। ठीक है, 27 वाला है, बर्थोलोमियो डिजाइस ने 1472 में वेस्ट इंडीज द्वीपों की खोज की थी। भाई बात गलत है, ये नहीं। अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को दिया जाता है। हाँ ये ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। कारण क्या था, यानी कि असत्य कथन, तो असत्य केवल होगा कौन सा, एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोलंबस जो है अमेरिका की खोज की, लेकिन दक्षिणी वेस्ट इंडीज की खोज उसने नहीं की। ये ठीक है। आइए, क्यों नहीं की, इसे आइए। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज हेतु आगे निकला। कोलंबस भारत की बजाय उत्तर अमेरिका के पास स्थित वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पर खोज बैठा, इसीलिए पश्चिम वेस्ट इंडीज नाम इसीलिए रखा गया। यद्यपि अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को ही दिया जाता है, परंतु अमेरिका का यह नाम एक प्रसिद्ध नाविक अमेरिगो वेस्पुसी को जाता है, वेस्पुसी को जाता है। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। कोलंबस की यात्रा को पुर्तगाल की महारानी इसाबोला ने प्रायोजित किया था। इसाबोला को स्पेन का कोलंबस कहा जाता है। नहीं, स्पेन का कोलंबस इसाबोला को कैसे कहा जाएगा। चलिए, कौन से कथन बोला है कि सत्य कथन है, तो सत्य केवल एक में से कोई नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोलंबस मूल रूप से इटली का रहने वाला था, ना कि स्पेन का। उसकी यात्रा को स्पेन की महारानी इसाबोल ने प्रायोजित किया था, इसलिए स्पेन का कोलंबस कह दिया जाता है। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वास्को डिगामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का। वास्को डिगामा की सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल के शासक ने उसे एडमिरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और उसने कोच्चि में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की नींव डाली। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, करेक्ट हैं। ठीक। और पूछा आपसे क्या है, सत्य का, तो सी आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लीजिए। वास्को डिगामा की सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल के शासक ने उसे एडमिरल ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। सन 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। इस बार उसने कोच्चि में पुर्तगाली फैक्ट्री की नींव डाली। दोबारा भारत आया, पहली बार आया था 20 मई 1498 को, कहाँ, कालीकट। ठीक, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था पहली बार, और दूसरी बार कहाँ आया, कोच्चि में। तो अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है जी, उपयुक्त विकल्प दोनों ही सही हैं जी, दोनों ही सही हैं। तो इस लाइन को आप काट दें, मैं क्षमा चाहूँगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि विकल्प आपका जब सी सही हो रहा है तो उसका मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक। आइए, हाँ, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टज आर्मेडा व्यवस्था को आरंभ किया, क्योंकि अकबर ने पुर्तगाली प्रतिनिधि एंटोनियो केवा से कार्टज प्राप्त किया था। तो ध्यान देना, कथन कारक का क्वेश्चन है, 13th है, आंसर बी होगा। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन कारण फिट नहीं बैठ रहा। अकबर ने प्राप्त किया था, बात ठीक है, और पुर्तगालियों ने ये जारी किया था, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो है स्टेटमेंट सही से मैच नहीं कर रहा। आंसर बी होगा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास से कार्ज पद्धति, कार्ज आर्मेडा स्थापित आरंभ किया। कार्ज का तात्पर्य परमिट से था और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। अकबर ने पुर्तगाली प्रतिनिधि एंटोनियो केब्राल से कार्टज प्राप्त किया था। अकबर ही हुए मुगल बादशाह था जिसने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टज प्राप्त करने की जो है। 31 को देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्बुर्ग, नीनो डी कोहना, जेवियर और फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो इसमें होगा फ्रांसिस डी अल्बुर्ग। ठीक।
1509 में फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बनकर भारत आया। उसने अरे भाई कोचिंग नहीं है, फिर क्षमा चाहूँगा, कोचिंग नहीं है, ये कोची है। कोची को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अधिकार कर लिया। ठीक, तो गोवा पे आदिल शाह से छीन लिया था 1510 में। अल्बुर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक, तो दो पूछ रहा है कि कथन कौन से सही हैं। तो अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, बात बिल्कुल सही है। अल्बुर्क जो है स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी किया था, दोनों कथन सही हैं। प्रोत्साहित किया तथा पुर्तगाली सत्ता व संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया था। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क ने। 1559 में बेदरा के युद्ध में, बंगाल में हुआ था बेदरा का युद्ध, 59 में ग्रेट यार्ड का नाम। अंग्रेजों द्वारा पराजय के बाद भारत में अंतिम रूप से डचों का क्या हो गया था? परंतु अंत हो गया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था? तो तो इसमें जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था सर आयरकूट ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और फ्रांसीसियों पर विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती है फ्रांसीसियों के ऊपर। ठीक, आगे देखते हैं। जहांगीर ने 1632 ईस्वी में हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया। औरंगजेब ने 1686 में चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। ठीक, तो क्या जहांगीर ने 1632 में हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार से छीन लिया था? और बोला कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान देना, इसमें से जो कथन है वो दूसरा वाला सही है। ठीक, शाहजहां ने 1632 में, जहांगीर ने नहीं, किसने? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, फिर मिलाना है। किसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो एक तो पता ही होगा आपको जो है पुर्तगाली जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? वो हुगली में लगाते हैं। अंग्रेज उधर हुबली में लगाते हैं, फ्रांसीसी पीपली में लगाते हैं, तो डच चंद्रनगर में लगाते हैं। और इनकी अगर मिलान को देखेंगे तो डी होगा इसका। हाँ, इसका मिलान डी होगा। कौन सा होगा? 4 3 2 1। सबको कैसा करना है? उल्टा करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 है। डच कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी और यह सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। पुर्तगालियों ने आयात निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज पद्धति का प्रयोग किया। अभी पीछे हमने पढ़ लिया कार्टेज पद्धति। तो ध्यान देना, पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान देना, तो ये वाला कथन तो आपका बिल्कुल सही है, अकबर ने प्राप्त किया था कार्टेज। दूसरा, डच कंपनी नहीं भाई, फ्रांसीसी कंपनी थी वो। ठीक, तो आंसर होगा 2 केवल। फ्रांस सरकार के मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका पूरा खर्च कौन देखती थी? कंपनी, वो सरकार देखती थी। आइए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा के दूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था। क्या कह रहे हो भाई? सही नहीं है। तो आपने अभी अभी देखा, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में है? शाहजहां। गलत हो गया जी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण में कौन सी की थी? 1611 में स्थापित की थी मुसलीपट्टनम। सही बात है ये। भारत में गोथिक स्थापत्य कला अंग्रेजों की देन है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण पौंडीचेरी में किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कैसा होता? गलत है, क्योंकि सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है वो कहाँ पर है? वो है आपका कलकत्ता में। और पूछ रहा है कि कौन से सही नहीं है। तो ध्यान देना, केवल दूसरा वाला सही है। गोथिक स्थापत्य कला जो दी है वो पुर्तगालियों ने दी है, यानी कि 1 3 4 गलत हैं, केवल दूसरा वाला सही है। देखो, भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के बाद हुई। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में जमीन को पट्टे पे लेकर सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला बनवाया था। ठीक, 38 पे आ जाइए। युद्ध दे रहा है कर्नाटक का तीसरा युद्ध है जी। कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो 63 में है, 1763 में। इस युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र में असीमित अधिकार देना था। इस युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। अंग्रेजों ने कैप्टन वार्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। किसने? कैप्टन वार्नेट। किसने? अंग्रेजों ने। 1761 में पौंडीचेरी पर
अंग्रेजों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। यानी कि 4 स्टेटमेंट हैं। अब बताइए आप, जैसे वांडीवाश में अंग्रेजों की तरफ से कोई और लड़ा था, इस युद्ध में कोई और लड़ रहा है। अब बताइए क्या ये वाली बात सही है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन सी होगा। किसने किया था? सर आयरकूट, अभी बताया था, जो वांडीवाश में थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का कालक्रम लगाइए। कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध और वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था। ठीक, तो वांडीवास का आपको पता है ये कब होता है, ये 1760 में है, ये 1748 में हो जाएगा, और ये 1759 में है, और ये वाला 1763 में है। तो 1763, यानी कि अब इनको अगर सिस्टम से लगाओगे अब इनको अगर सिस्टम से लगाओगे तो सिस्टम आपका बन जाएगा कौन सा? सबसे पहले होगा कौन सा? एक के बाद में होना चाहिए कौन सा? 2, 4, 1, 2, 4 और 3। ये सिस्टम आपका फिट बैठता है। ठीक, डेट दी हुई है, याद रख लेना इनको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कथन कारण का क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापना की, क्योंकि सम्राट जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने सम्राट मुगल साम्राज्य से सभी भागों में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का शाही फरमान ले लिया था, जहांगीर ने दे दिया था। ठीक, तो दोनों ही सही हैं। ए आर सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए 41 है। 1639 ईस्वी में सेंट डेविड फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लिया। फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था। 1, 2 दोनों ही सही। असत्य कथन, तो असत्य तो इनमें से कोई नहीं है, डी है। दोनों ही बातें कैसी हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सिक्के ढालने की अनुमति दे दी थी, किला भी बनाने की, लेकिन बदले में क्या कहा था कि चुंगी प्राप्त होगी मद्रास बंदरगाह पे, उसका आधा किसको देंगे आप? राजा को देंगे। 42वां है। 1739 में पुर्तगालियों को वसाई के युद्ध में मराठों ने पराजित कर दिया था। वसाई युद्ध में पुर्तगाली कैप्टन कैटिनो डिसूजा और कैप्टन जेवियर पिंटो का नेतृत्व कर रहे थे। और पूछा है सत्य कथन, तो सत्य दोनों ही हैं। ठीक, दोनों ही बातें कैसी हैं? पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा एवं मुल्लाहर राव होलकर के पुर्तगालियों से हुए वसाई युद्ध में उन्हें पराजित कर सालसेट एवं बसीन पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेनापति कैप्टन कैनेडो डिसूजा, परेरा कैप्टन जेवियर पिंटो पराजित हुए थे। ठीक, आइए डेनिस कंपनी के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पे सत्य कथन का चुनाव करना है। डेनिस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डेनिस कंपनी भारत में कंपनी स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भाई ये बात गलत है, सतन ये सही है। पहले ये किसके लिए आए थे? पहले आए थे व्यापार के लिए। ठीक, व्यापार नहीं चला, विफल हो गए, तब इन्होंने अपने आप को केवल धर्म प्रचार तक ही सीमित कर लिया, बांध लिया अपने आप को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है। 44, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। गवर्नर शाह सुजा ने अंग्रेजों को हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, गवर्नर शाह सुजा ने। तो ये भी सही है। ठीक, और ये भी सही है, दोनों ही आपके सही हैं। और पूछा क्या है? सत्य, तो सत्य आपके दोनों ही हैं। आगे आइए। हाँ, स्थापना की वर्ष है और दिया हुआ है कौन कब स्थापित है। तो सबसे पहले क्या देखें हाँ, तो कन्नानौर, धाबोल, पोन्नानी। ठीक, तो पोन्नानी मिलती है कब? ये 1526 में, धाबोल 1522 है, कालीकट 1500 है और कन्नौर 1502 है। ठीक, तो ये इनका मिलान है, एक बार देख लीजिए। ठीक, कालीकट 1500 में, कन्नौर 1502 में, धाबोल 1522 में और पोन्नानी 1526 में पुर्तगालियों के अधीन आते हैं। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बिल्कुल सही बात है, उसने स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था कि ये मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर इनको छेड़ो ना तो शहद देंगी और छेड़ोगे तो मुंह खा लेंगी। ठीक, तो पहला सही है। हैदर अली ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपना पद स्थायी किया था। किसने? हैदर अली ने। अरे हैदर अली का उसका तो कोई लेना ही देना नहीं था मोहम्मद शाह रंगीला से भाई। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और पूछा है आपसे असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य केवल कौन सा है? दूसरा वाला है। ठीक, आगे बढ़िए।
47। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संबंध में कुछ कथन हैं और असत्य कथन चुनना है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। इसने गोवा बंदरगाह को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। ठीक है, और असत्य देखना है तो असत्य बी है, केवल दूसरा वाला है, पहला सही है। पहला गवर्नर होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 4 साल के बीच शासन किया इसने। और ब्लू वाटर नीति, इस चीज को याद रखना, इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी है, पूछ ली जाती है किसकी है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीडा की है। ठीक, और इसने कहां से, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया था, गोवा छीन लिया था, गोवा बंदरगाह। 48 से प्लासी के से बंगाल की हुई लूट जिससे भारत का सबसे धनी प्रदेश निर्धन हो गया के लिए उस काल की खुली और निर्लज्जपूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा था। ठीक, तो ये परसिवल ने कहा था। ठीक, प्लासी के संदर्भ में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था। तो ये चार्ल्स नेपियर, एक मिलिट्री थिंकर था ये, और खुद भी एक कमांडर इन चीफ था, किंग था, तो उसने बोला था। क्यों बोला था, आइए, इसलिए बोला था क्योंकि ब्रिटिश सेना में विशेषकर बंगाल और लगभग 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से आते थे। उनमें से अधिकतर ब्राह्मण और राजपूत होते थे और वे सेना को अनुशासन को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए भारतीय सैनिकों को चार्ल्स नेपियर ने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। नेपियर एक विख्यात सेनानायक एवं राजनीतिज्ञ था। आज का अंतिम प्रश्न कथन कारक का है। फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी वस्तुओं का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की थी। तो क्या ये कथन कारक फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे दोनों सही हैं पर कारक ठीक नहीं है। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था, इन्होंने ही भारत में फ्रांसीसी वस्तुओं का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पौंडीचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना का श्रेय भी मार्टिन को है। उल्लेखनीय है कि 1673 में फ्रांसिस मार्टिन तथा वेलंगर डी लेस्पनरी ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान से पुंडचेरी नामक गांव उपहार में प्राप्त किया था। इसी पुंडचेरी को मार्टिन ने पांडिचेरी कहा है। ठीक, तो आज की व्याख्या हमारी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।